नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 16 महाजनपद के बारे में। देखो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और हर बार चांस रहते हैं कि इससे एक क्वेश्चन आपका पूछ ले। तो हम कहानी के टाइप से, स्टोरी टाइप से इसको याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप जल्दी से इसको ना भूलें और आपके हमेशा के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का हो जाए। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इन सभी लेक्चर्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप पे आ सकते हैं। उसको डाउनलोड आप प्ले स्टोर से कर लेना और वहाँ पे दोस्तों आपको फीस दिखेगी 2000। यह आपने पे नहीं करना है, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। आपको ये पूरा कोर्स दोस्तों 999 में मिलेगा, जिसमें हम 120 आवर्स में आपको सभी चीज़ें कराने वाले हैं। इसमें आपका जीके जीएस प्लस रीजनिंग भी होगा दोस्तों। इस मंथ तक जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा। जीके जीएस का मतलब है दोस्तों 50 मार्क्स में जो भी कुछ पूछा जाता है, इसमें आपका इंक्लूड है करंट अफेयर, इसमें इंक्लूड है दोस्तों एमसीक्यू सभी जो कि लास्ट 15 ईयर में पूछे जा चुके हैं, स्टैटिक जीके, ये सभी चीज़ें और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सभी चीज़ें हम करा रहे हैं आपको। हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। इस मंथ के लास्ट तक हम एमसीक्यू करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद हमारा रीजनिंग चलेगा 10 दिन तक, और रीजनिंग में भी हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, जिससे कि आप रीजनिंग में 40 मार्क्स ला सकें। और यहाँ से दोस्तों आप 35 to 40 मार्क्स यहाँ से भी ला सकते हैं रीजनिंग में आउट ऑफ 50। तो इस टाइप से आपका स्कोर बन जाएगा 75 to 80। अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स को देखा है और सभी नोट्स को अच्छे से रिवाइज करा है तब की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और अगर आप ढील देंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए हम बात करते हैं महाजनपद की। महाजनपद का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, चलिए इसकी बात करते हैं। तो मैंने आपको वैदिक पीरियड पढ़ाया था, तो वैदिक पीरियड में मैंने आपको आर्यंस के बारे में बताया था और वहाँ पे बताया था दोस्तों जो उनका सोसाइटी सिस्टम था। जैसे कि आज हमारा पूरा इंडिया बटा हुआ है, पहले भारत आएगा, देश जिसको कंट्री बोलते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद विलेज। ऐसे ही इनका था दोस्तों। सबसे बड़ा था दोस्तों इनका जना, उसके बाद बाकी आते हैं। तो जना जो शब्द है दोस्तों इसी से ड्राइव हुआ है महाजनपद। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जन आ रहा है तो महाजनपद जो बहुत ही बड़ा होता है। महा मतलब बहुत ही बड़ा, ऐसा जनपद जो बहुत ही बड़ा होता है। तो चलिए हम आगे इसकी बात करते हैं। यहाँ पे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे आपने 16 महाजनपद पूरे अच्छे से नहीं पढ़ने हैं, बस उनकी कैपिटल याद रख लेनी है। और पूरी की भी कैपिटल आपने याद नहीं रखनी है, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी को मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। आपको लिस्ट पूरी प्रोवाइड कराऊँगा, बट मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से महाजनपद पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम एक इम्पोर्टेंट महाजनपद के बारे में बात करेंगे और बाकी को हम छोड़ देंगे। तो देखो दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिलता है वो आपको महाजनपद में ही देखने को मिलता है। मतलब हम बोलेंगे ये सेकेंड अर्बनाइजेशन था इंडियन हिस्ट्री में। तो यहाँ पे हम 16 महाजनपद और उनकी कैपिटल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इधर लिखा है महाजनपद, ये लिखा है कैपिटल, ये लिखा है मॉडर्न लोकेशन। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप इसको रिवाइज कर लेना। मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन पूछता है अंग से, अंग की राजधानी क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी राजधानी या कैपिटल थी दोस्तों चंपा। और आज के टाइम में चंपा का मॉडर्न नाम है दोस्तों मुंगेर एंड भागलपुर। मुंगेर दोस्तों पड़ता है पश्चिम बंगाल में, भागलपुर पड़ता है दोस्तों बिहार में। उसके बाद बात करेंगे हम मगध की। और मगध दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के यही प्रोसीड करता है, यही एक्सपेंड करता है। तो मगध की राजधानी थी दोस्तों गिरिवर्जा या फिर राजगिरी। राजगिरा या फिर गिरिवर्जा, जो भी आपको बोलना है, ये थी दोस्तों मगध की कैपिटल। और आज के टाइम पे गया एंड पटना जो कि बिहार में, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों काशी। काशी की कैपिटल थी काशी। और
इसका दोस्तों मॉडर्न नाम है बनारस। आज के टाइम पे बनारस इसका मॉडर्न नाम है। बात करें दोस्तों वत्स की, तो वत्स की जो कैपिटल थी ये थी कौशाम्बी, और आज के टाइम पे दोस्तों इलाहाबाद। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कौशल। कौशल आगे चल के भी हम बात करेंगे बीच बीच में। तो कौशल इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, एसएससी में भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। श्रावती इसकी नॉर्दर्न कैपिटल थी दोस्तों, और कुशावती इसकी साउदर्न कैपिटल थी। और आज के टाइम पे दोस्तों आप देखेंगे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इसका मॉडर्न नेम। चलिए आगे चलते हैं। सुरु सेना दोस्तों, सुरा सेना ये है दोस्तों, इसकी कैपिटल मथुरा, और आज के टाइम पे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों मथुरा। उसके बाद दोस्तों आपने याद रखना है अवंती, गंधार एंड, बस अवंती और गंधार आपने याद रख लेना है। और के बारे में आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है और ना ही आगे पूछा जाएगा दोस्तों। अवंती की राजधानी थी दोस्तों उज्जैनी और मही समिति माही समिति। तो अवंती की राजधानी हो जाएगी उज्जैनी और माही समिति। आज के टाइम पे दोस्तों मालवा एंड मध्य प्रदेश इसका रीजन है। ठीक है, और फिर बात करेंगे दोस्तों कंधार। कंधार की राजधानी दोस्तों तक्षशिला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तक्षशिला उस टाइम दोस्तों नॉलेज का एक इंपोर्टेंट सेंटर हुआ करता था, और यहाँ पे दोस्तों एक टीचर थे, एक विद्वान थे कौटिल्य, जिनको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों चाणक्य। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि ये उस टाइम का मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटर था शिक्षा का। और आज के टाइम पे दोस्तों ये पाकिस्तान में है, रावलपिंडी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, और बाकी के आपने खुद से याद करने हैं। हम बात करेंगे दोस्तों मगध एम्पायर की। देखो मगध एम्पायर 16 महाजनपद में से एक है, बट हम मगध एम्पायर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो सक्सेस हुआ है उसी की बात की जाती है। और दोस्तों मगध एम्पायर का ही यहाँ पे एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। और बाकी दोस्तों छोटे छोटे महाजनपद थे जो एक्सपेंड नहीं किए, बहुत सारे रीजन है उनके पीछे। देखो कोई एम्पायर या कोई भी देश कैसे एक्सपेंड करता है, उसके रेवेन्यू से, उसके ज्योग्राफिकल फीचर से, वहाँ पे दोस्तों उपजाऊ लैंड है या नहीं है, इन चीज़ों से, रिवर अच्छी है या नहीं है, इन चीज़ों से दोस्तों कोई भी कंट्री ग्रो करती है। ऐसे ही दोस्तों मगध एम्पायर ने ग्रो किया क्योंकि इसके पास गंगा का जो रीजन था ये पूरा इसके पास था दोस्तों, नॉर्थ का रीजन, जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छी खेती होती है, मतलब कि सबसे अच्छा फर्टाइल लैंड इसी के पास था। तो रेवेन्यू जनरेट हुआ, एक्सपेंड किया, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होगा अपनी सेना अच्छी बनाएगा, हथियार अच्छे होंगे, दूसरे राज्य पे ये आसानी से कब्जा कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों इसका एक्सपेंशन होता चला गया। तो यहाँ पे दोस्तों इसके फाउंडर हो जाएंगे बिहद्रथ दोस्तों इनके फाउंडर हो जाएंगे, और कैपिटल हो जाएगी राजगिरा। चलिए दोस्तों अब मगध एम्पायर में हम डायनेस्टी की बात करेंगे। जैसे कि हमने दिल्ली में बात की, तो दिल्ली में हमने गुलाम वंश की बात की, हमने दोस्तों तुगलक वंश की बात की। ऐसे दोस्तों यहाँ पे भी बहुत सारे वंश आते हैं, जैसे कि हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी या हर्यक वंश, इसकी स्थापना की थी दोस्तों बिम्बसार ने। एक बार पानी पी लेते हैं। और दोस्तों बिम्बसार बहुत ही माइंडेड पर्सन था। माइंडेड कैसे था दोस्तों आगे पता चलेगा। इसने अपने मगध एम्पायर को काफी बड़ा कर दिया था। ये फाउंडर हो जाएगा दोस्तों हर्यक डायनेस्टी के, और ये पहले किंग थे जिनके पास दोस्तों स्टैंडिंग परमानेंट आर्मी थी। पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, परमानेंट आर्मी नहीं हुआ करती थी, पहले टेम्पोररी बेसिस पे आर्मी हुआ करती थी। जब युद्ध होता था तभी उनको शामिल करते थे, उनको ट्रेन किया जाता। बट इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया क्योंकि इनके पास धन ज़्यादा था, वेल्थ अच्छी थी दोस्तों, तो इन्होंने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखनी चालू की सैलरी बेसिस पे। और इनको फॉलोवर माना जाता है दोस्तों गौतम बुद्ध का। अब देखो इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं यहाँ पे। कोई बोलता है जैन धर्म के ये फॉलोवर थे महावीर के, कोई बोलता है गौतम बुद्ध के फॉलोवर थे। पर दोस्तों देखा जाए ये दोनों के
दोनों को मानते थे, बट इनका दोस्तों ज्यादा झुकाव था गौतम बुद्ध की ओर, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने बताना है गौतम बुद्ध। इन्होंने एक सिटी बनवाई दोस्तों जिसका नाम था राजगिरा। फिर बात करते हैं दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जिसके कारण इन्होंने अपने साम्राज्य को इतना बड़ा बनाया। तो इन्होंने दो चीज की थी यहाँ पे दोस्तों, एक मैट्रिमोनियल अलायंसेस, मतलब शादी विवाह किए थे, शादी संबंध बनाए थे दूसरे राजाओं से, जिससे कि इनका एम्पायर काफ़ी बड़ा हुआ, क्योंकि दहेज में इनको कुछ मिलता था दोस्तों। पहले ऐसा आज तो कार बाइक ये सब चीज़ देते थे, पहले क्या देते थे दोस्तों, पहले पूरा एरिया दे देते थे कि ये अब तुम्हारा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये शादी करते हैं कौशल की राजकुमारी से, जिसका नाम था दोस्तों कौशला देवी या कौशल देवी, और जो कि प्रसेनजीत की लड़की थी। प्रसेनजीत कौन थे दोस्तों, प्रसेनजीत कौशल के नरेश थे या किंग थे। और प्रसेनजीत इनको दहेज में देते हैं दोस्तों काशी रीजन, और काशी रीजन उस टाइम पे दोस्तों बहुत ही फर्टाइल था और यहाँ से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता था। तो एक तो ये कारण हुआ दोस्तों इनका। दूसरा कारण, इन्होंने देखो 3 शादी की थी, 3 शादी के बारे में नहीं पूछता है, 2 शादी के बारे में क्वेश्चन पूछता है। एक शादी की थी दोस्तों वैशाली के राजकुमारी से, जिनका नाम था दोस्तों चेलना, ठीक है, और जो कि लिच्छवी क्लेन से बिलोंग करती थी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और वैशाली के रूलर थे चेतक, और चेतक की लड़की थी दोस्तों चेलना। तो यहाँ पे अगर कुल मिला के पूछा जाए तो बात की जाए, चेतक की लड़की चेलना से इन्होंने शादी की थी, और इसके बाद दोस्तों इन्होंने अपने बॉर्डर को नेपाल तक एक्सपेंड कर लिया था, क्योंकि उस टाइम दोस्तों चेतक काफ़ी अच्छा, मतलब कि काफ़ी शक्तिशाली राजा था, तो इससे इनको खतरा था, इसलिए वहाँ पे शादी विवाह का संबंध जोड़ के ये भी खतरा दूर करके ये नेपाल तक नॉर्थ में अपना बॉर्डर को एक्सपेंड कर लेता है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों मिलिट्री की। मिलिट्री में जो अभियान हुए उनकी बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या चीज़ की थी इन्होंने दोस्तों। इन्होंने ब्रह्मदत्त को हराया था दोस्तों, जो कि अंग के राजा थे, क्योंकि बिम्बसार के पिता को दोस्तों इन्होंने ही मारा था, तो इसलिए उसका बदला लेने के लिए ब्रह्मदत्त को हरा देता है। अब देखो, अगर कोई राज्य को हराएगा तो वहाँ से संपत्ति हाथ लगेगी, उसका पूरा राज्य उसमें मिल जाएगा, तो ये सभी चीज़ें होती थी। अवंती पे अटैक करता है दोस्तों, वहाँ के किंग होते हैं दोस्तों चंद्रा प्रयोदता महासेना। चंद्रा प्रयोदता महासेना वहाँ के दोस्तों किंग थे, बट ये उसमें सक्सेस नहीं होते हैं दोस्तों, काफ़ी टाइम तक लड़ाई चलती है, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं निकलता, और महासेना दोस्तों बीमार पड़ जाते हैं जॉन्डिस से। इसी का फ़ायदा उठा के बिम्बसार अपने एक फिजिशियन को भेजते हैं उनकी इस बीमारी को क्योर करने के लिए। उससे ये खुश हो जाते हैं और इनको काफ़ी धन संपत्ति और कुछ हिस्सा भी दे देते हैं। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, हर्यक वंश में नेक्स्ट राजा आते हैं दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब है जिसका कोई शत्रु ना हो। शत्रु कौन नहीं होगा उसका, मतलब जब सबको जीत लेगा तो कोई शत्रु नहीं बचेगा दोस्तों, तो अजातशत्रु इसलिए इनको बोला जाता है। ये लड़के थे दोस्तों बिम्बसार के और इनकी वाइफ चेलना के। तो चेलना और बिम्बसार के लड़के थे, ध्यान रखना है दोस्तों, आगे चल के इसकी बात की जाएगी। इसने अपने पिता को मारा और गद्दी को हत्या लिया। मारा कैसे दोस्तों, जेल में बंद कर दिया और भूखे प्यासे कई हफ्तों के बाद उनकी जान निकल गई। इसी से खफा हो जाती है इसकी दूसरी माँ, जो स्टेप मदर थी इनकी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कौशल देवी। कौशल देवी दोस्तों इससे खफा हो जाती है और काशी रीजन को वापस ले लेती है। उसके बाद ये फिर से चढ़ाई कर देता है और फिर से काशी रीजन को छीन लेता है। ठीक है, तो ये बात हुई थी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, ये अपने पिता को मार के गद्दी हत्या लेता है। और अजातशत्रु के टाइम पे दोस्तों फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी राजगिरा में, ठीक है, और
ये कब हुई थी दोस्तों? जब बुद्धा की डेथ हो गई थी 483 BC में। ये हम आपको बता चुके हैं जब हमने बुद्धिस्ट रिलीजन पढ़ा था तब। चलिए बात करते हैं दोस्तों, वैशाली को हरा देता है क्योंकि इनकी माँ कौशल देवी इनसे खफा हो जाती है और काशी को वापस ले लेती है, तो उसके बाद ये वैशाली पे चढ़ाई कर देता है और उसको हरा देता है। फिर ये दोस्तों काशी, मतलब यहाँ पे हमने देखा काशी को ये हरा देता है प्रसेनजित को हरा के, ठीक है, किंग ऑफ कौशल। प्रसेनजित आल्सो हैड टू गिव दी हिज डॉटर वजीरा इन मैरिज टू अजातशत्रु। और दोस्तों इसी के साथ प्रसेनजित अपनी लड़की की शादी अजातशत्रु से कर देता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों उदयन। उदयन का टाइम पीरियड 460 से 444 BC, याद रखना है आपने। अब यहाँ पे क्या चीज हुई थी इंपॉर्टेंट, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है दोस्तों कि इन्होंने अपनी कैपिटल को राजगिरा से पाटलिपुत्र में ट्रांसफर किया था। पहले दोस्तों राजगिरा थी, बिम्बसार के टाइम पे भी, अजातशत्रु के टाइम पे भी। पहली बार उदयन क्या करता है दोस्तों, राजगिर से पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल को ट्रांसफर करता है। ही स्टेबलाइज पाटलीग्राम, और पाटलीग्राम को भी दोस्तों ये बनाता है, स्टेबलाइज करता है। नागदशक वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी हु वर रिप्लेस्ड बाय शिशुनाग। यहां से शिशुनाग लगा लेना। और शिशुनाग क्या था दोस्तों, गवर्नर था वाराणसी का। तो वाराणसी का गवर्नर था शिशुनाग, और शिशुनाग दोस्तों नागदशक को हरा के गद्दी हत्या लेता है और दूसरे एम्पायर की या दूसरे डायनेस्टी की शुरुआत करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी वाज नागदशक किल्ड बाय सन शिशुनाग एंड हिज सन शिशुनाग एंड फाउंड द शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग कौन था दोस्तों, इसका बेटा था नागदशक का, और गवर्नर था कहाँ का, वाराणसी का। चलिए बात करते हैं अब शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम पीरियड 412 से 344 BC, और इसमें पहले रूलर होते हैं शिशुनाग। शिशुनाग का टाइम पीरियड दोस्तों 414 से 396 BC है, और ही वॉज द गवर्नर ऑफ, और अमत्या, अमत्या भी पूछा जाता है दोस्तों, गवर्नर भी पूछा जाएगा, और अमत्या दोनों का नाम एक ही है। ये बहुत बड़ी पोस्ट होती थी उस टाइम पे, ऑफ काशी बिफोर बिकमिंग द किंग ऑफ मगध, एंड नेक्स्ट अवंती एंड ब्रोथ एंड द लॉन्ग राइवलरी बिटवीन मगध एंड अवंती। और दोस्तों ये क्या करता है शिशुनाग, उसके बाद दोस्तों अवंती को जीत लेता है, और जो अवंती और मगध के बीच में पहले से ही राइवलरी चली आ रही थी उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। और ये फिर से दोस्तों अपनी कैपिटल को राजगिरा से कहाँ ट्रांसफर करता है, वैशाली। ये राजगिरा से दोस्तों वैशाली ट्रांसफर करता है। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट रूलर आता है दोस्तों काला अशोक, जिसका टाइम पीरियड 396 BC से 368 BC, और इनको काकावरिन भी बोला जाता है, इनको काकावरिन भी बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है आपने। काला अशोक इज द सन ऑफ शिशुनाग, ये शिशुनाग के लड़के थे दोस्तों, और काला अशोक शिफ्ट द कैपिटल ऑफ फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्रा। ये दोस्तों वैशाली से पाटलिपुत्रा में कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वैशाली आ चुकी है, ठीक है, तो ये फिर से वैशाली से पाटलिपुत्रा में कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं। काला अशोक के टाइम पे दोस्तों सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में 383 BC में, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी वॉज महानंदिन, और महानंदिन को कौन मारता है दोस्तों, उसका इलिजिटमेट सन फ्रॉम ए शूद्रा वाइफ नेम महापद्मा। देखो दोस्तों इस पे इतिहासकारों के कई मत हैं। कोई मानता है दोस्तों कि जो नंदा डायनेस्टी की शुरुआत करता है दोस्तों महापदानंद, ये दोस्तों एक नाई था। नाई क्या होते थे उस टाइम पे, शूद्र होते थे दोस्तों, और ये महानंदी की वाइफ से दोस्तों इसका लव अफेयर चलता है, और उसी के साथ दोस्तों ये महानंदी को मार देता है।
और कोई मानता है कि ये महानंदी की नाजायज संतान थी और इनकी एक वाइफ थी जिसको बोलते थे दोस्तों महापद्मा, और उसी का बेटा था दोस्तों महापदानंद। तो क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं है ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आपने ध्यान रखना है कि लास्ट रूलर था शिशुनाग डायनेस्टी का महानंदी, जिसको मारा था दोस्तों महापदानंद ने, और जो कि महापद्मा का बेटा था। और ये कौन सी कुल से था दोस्तों? ये था शूद्र कुल से, मतलब कि ये नाई था दोस्तों। और उसके बाद ये क्या करता है, ये दोस्तों जितने भी क्षत्रिय थे उनको मारना चालू करता है, उनके राज्य को हत्याना चालू करता है, और ये पूरी तरह से जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, इनका राज्य था, उसको सेंट्रलाइज कर देता है। पहले डिसेंट्रलाइज था पूरा मगध, अब ये मगध को सेंट्रलाइज कर देता है। अब यहाँ पे कोई रूल नहीं करेगा इसके सिवा। पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, पहले अटैक करते थे राजा, ए ने बी पे अटैक किया, बी की संपत्ति ले ली और बी को यहाँ का गवर्नर या कोई भी कुछ भी नियुक्त कर दिया कि बस आप यहाँ पे राज करो और हेड हमारे आपके हम होंगे। बट इसने क्या किया दोस्तों, इसने ऐसा काम नहीं किया, इसने सेंट्रलाइज कर दिया पावर को। मतलब अब कोई भी राजा नहीं होगा, जो भी हम अपॉइंट करेंगे वो हमारा होगा दोस्तों, हम ही उसको अपॉइंट करेंगे, राजा को हम अपॉइंट नहीं करेंगे। तो जिसको भी ये कब्जा करता था जिस पे भी, उसको अपने में मिला के वहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर देता था उसके शासन को। तो इसके टाइम पे दोस्तों, इसके टाइम पे मगध एम्पायर पीक पे था, बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर कर चुका था ये, और इसने दोस्तों क्षत्रिय कुल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इसलिए इसको सर्वा क्षत्रिय भी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको सर्व क्षत्रिय भी बोलते हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय। ही कॉन्कर्ड कलिंगा, इसने दोस्तों कलिंगा जीता, और महापद्मा वो सक्सेड बाय, ये दोस्तों महापदानंद होगा, यहाँ पे लिख लेना, महापदानंद के 8 लड़के थे दोस्तों जो इनके सक्सेसर थे, ठीक है, 9 लड़के होंगे इनके, 9 लड़के, ठीक है, जिनको दोस्तों इनके 9 लड़के थे, जिनको क्या बोला जाता था, नवानंदास बोला जाता था या 9 नंदास बोला जाता था। इनके 9 लड़के थे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे धनानंद, इसको कहीं कहीं पे आप लिखे दिखेंगे घनानंद या कहीं पे धनानंद, तो कोई भी है, धनानंद या घनानंद दोनों का एक ही नाम। धनानंद देखो, पदानंद ने तो दोस्तों एक छोटे से रूप से बहुत बड़ा साम्राज्य इसने हासिल किया दोस्तों, मतलब एक नाई था और नाई से क्या बना दोस्तों, राजा बना। तो इसने अपने जीवन काल में बहुत स्ट्रगल किया, बट इनके लड़कों ने कोई स्ट्रगल नहीं किया, इसलिए इनको वेल्थ के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी कि वेल्थ कैसे आती है। तो ये बहुत ही घमंडी थे, किसी का आदर नहीं करते थे। पहले ब्राह्मणों का बहुत ही आदर किया जाता था, सभी राजा करते थे, बट दोस्तों घनानंद ब्राह्मण का आदर नहीं करते थे। ये मानते थे कि ब्राह्मण आते हैं अपनी उल्टी सीधी शिक्षा दे के यहाँ से पैसा ले जाते हैं, दक्षिणा ले जाते हैं, तो ये उनका आदर नहीं करते थे। और इसी का एक बहुत बड़ा कारण ये बना दोस्तों कि कौटिल्य को पता चलता है कि इस टाइम अलेक्जेंडर थर्ड, जिसको सिकंदर बोलते हैं, ये भारत पर आक्रमण करने वाला है, और भारत पर जब आक्रमण करेगा तो उससे पहले दोस्तों ये कौटिल्य जी इनके दरबार में जाते हैं। वे कौन थे? पंडित थे, ब्राह्मण थे दोस्तों, और तक्षशिला में शिक्षा दिया करते थे। तो वे जाते हैं, तो उनको देखते ही बोलते हैं कि बताओ, मतलब अपना जो ज्ञान है अपने पास रखो, जो तुम्हारा काम है, जो तुम लेना आए हैं सोने के सिक्के वो लेके जाओ अपनी दक्षिणा, और मुझे ज्ञान मत दो। बट फिर भी कौटिल्य इनको बोलते हैं कि नॉर्थ साइड से आक्रमण होने वाला है सिकंदर का, अपनी सेना उधर भेज दो, नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम बहुत ही बुरे होंगे। तो ये इनको धक्का मार के निकाल देता है और बोलता है कि मैं राजा हूँ, मैं डिसाइड करूँगा मुझे क्या करना है। तो उसी टाइम दोस्तों कौटिल्य की चोटी खुल जाती है, ब्राह्मण चोटी रखते थे, चोटी खुल जाती है और ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक मैं अपनी चोटी इस जालिम के खून से ना धो लूँ तब तक मैं इसको नहीं बांधूँ। और कौटिल्य एक ऐसे राजा की या एक ऐसे पुरुष की या एक ऐसे पर्सन की तलाश में निकल जाते हैं जो इसको टक्कर दे सके, क्योंकि दोस्तों
इस टाइम पे मगध एम्पायर पीक पे था, बहुत बड़ी सेना थी और बहुत ही शक्तिशाली थी, इनको हराना पॉसिबल नहीं था। इससे डर के अलेक्जेंडर भी भाग जाता है, जिसने पूरे एशिया पे राज किया। पूरे एशिया को कब्जाने के बाद जब वो इंडिया में आता है, क्योंकि उसके पिता, उसकी बात करेंगे दोस्तों, उसके पिता फिलिप्स थे और उसके एक गुरु थे एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ये बोलता है कि तुम्हारा जो सपना है पूरे विश्व विजेता बनने का, ये तब पूरा होगा जब तुम इंडिया को जीत लो। बट इंडिया में आने के बाद यहाँ पे एक युद्ध होता है पोरस के साथ, और कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि पोरस हार जाता है, कुछ लिखते हैं पोरस जीत जाता है। फिर इसकी सेना बिल्कुल मना कर देती है कि आगे जो एम्पायर है बहुत ही खतरनाक है, उनके बारे में सुना है, बहुत बड़े बड़े हाथी हैं और बहुत ही पावरफुल सेना है, तो उससे लड़ने से मना कर देता है, वापस चला जाता है। तो इतने बड़े राजा को, इतने बड़े साम्राज्य को हराना पॉसिबल नहीं था, जबकि ये करके दिखाया दोस्तों कौटिल्य की कूटनीति ने। बहुत ही विद्वान थे। तो उन्होंने एक पर्सन को देखना चालू करा कि जो इनको टक्कर दे सके, और एक जगह दोस्तों कुछ लड़के खेल रहे थे, उसमें एक लड़का राजा बना हुआ था और एक चोर था दोस्तों, कुछ प्रजा थी और कुछ सैनिक थे। तो सैनिक पकड़ के लाते हैं इस चोर को और राजा के पास पेश करते हैं। तो राजा दोस्तों अपने विवेक से इतना अच्छा इंसाफ करता है इसके साथ कि उससे इन्फ्लुएंस होके दोस्तों जो कौटिल्य है ये इसको अपने साथ ले जाते हैं, मतलब, और पैसे देते हैं इसके लिए, बाकायदा पैसे देते हैं उसकी फैमिली को कि ये लीजिए इसके पैसे, अब ये हमारा हुआ, अब शिक्षा जो भी हम अस्त्र शस्त्र इसको सिखाएंगे वो हम सिखाएंगे। तो आपने देखा होगा इतिहास में लिखा हुआ है, हिस्ट्री में लिखा रहता है कि ये गुलामों के बाज़ार से खरीदते थे। दोस्तों ऐसा नहीं है, गुलामों के बाज़ार से नहीं खरीदा था, इनका पैसा दिया था बाकायदा, और ये इसकी फैमिली से लिया था। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, अलेक्जेंडर इन्वाइडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन 326 BC। इसी टाइम पे दोस्तों अलेक्जेंडर ने 326 BC में नॉर्थ इंडिया पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों अलेक्जेंडर की बात करेंगे। तो अलेक्जेंडर की बात करते हैं, इससे पहले इस पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जो नंदा डायनेस्टी थी इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, और उसके बाद मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होती है। अब देखो इसके पीछे का क्या था, ये आक्रमण करते हैं इनकी कैपिटल पे, बट कैपिटल पे आक्रमण करना पॉसिबल नहीं था, ये हार जाते हैं क्योंकि इनके पास जो सेना होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, और किसी की कैपिटल पे आक्रमण करे तो वहाँ पे दोस्तों उसको हारना तय है। तो ये एक, उसके बाद ये जान बचा के भाग जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य, और ये एक प्लेस से गुजरते हैं, वहाँ पे एक माँ अपने लड़के को डांटती है चावल खाने के लिए, क्योंकि उसने गर्म चावल खा लिए थे, हाथ जला लिए थे। तो वे बोलती है कि वे देखो अगर तुम्हें गर्म चावल भी खाने हैं तो किनारों से खाना है, क्योंकि साइड से खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और बीच से खाओगे तो हाथ जल जाएगा। उसी को ये समझ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये चारों तरफ से धीरे धीरे एनेक्स करना चालू कर देते हैं मगध एम्पायर को। एक बार रुकिएगा, कोई आया है।